इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती भाग 6, जिसमें हम निर्धनता के कारण पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि लोग निर्धन हैं, क्या कारण, उसका उपाय क्या है। ये जानना जरूरी है कि नहीं है। हमने बहुत कुछ पढ़ा, ऊपर से नीचे तक बहुत कुछ पढ़ने को मिला, 5 पार्ट तक आते आते। अब देखते हैं। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं, मतलब बहुत कारण है निर्धनता के। बहुत सारे कारण जो भी है उसको हम ऊपर पढ़े हैं। अब देखते हैं बाकी। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। और ऐतिहासिक में मानो तो अपने मुगल साम्राज्य से लेकर आज के औपनिवेशिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारा ऐसा नीति था जिसके वजह से लोग गरीब, भिखार, फकीर, चिगार जो भी था। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तलिपिकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। मतलब ये लोग क्या किया, औपनिवेशिक शासन के सरकार जितना भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो हम लोग हाथ से बनाते थे, भारत का एक चीज था ईटा, कपड़ा, बर्तन, सामान, मसाला, पानी, दही, दूध, जोरन, हर चीज बिकता था। जो विदेशी मार्केट में हम जो भी बेचते थे सोना लाते थे, कुछ भी बेचते थे सोना लाते थे। लेकिन आज तो सोना का झंझट खत्म, सब लूट लिया सब। और जो नहीं लूटा है वो लूट रहा है। तो हमारे हस्तलिपि को खत्म कर दिया गया। जब आप 10th और 11th में जाओगे, 11-12 में, तो आपको हस्तलिपि एक अलग चैप्टर मिलेगा। उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल्स बाय डिटेल्स पढ़ाऊंगा कि हस्तलिपि क्या होता है। इन इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, हर भाषा में होगा। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। 1980 के दशक तक विकास बहुत धीरे धीरे हुआ, बहुत धीरे। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिर गई। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई, कमाई कम हुआ और वृद्धि मतलब ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया अपना हिंदुस्तान, भारत, और बड़ा प्रसिद्धि भी नहीं ले पाया। इसके वजह से हुआ क्या, तो कमाई घट गई। उसके बाद से जनसंख्या तिगुना बढ़ गया। अब तिगुना बढ़ेगा तो भैया दिक्कत तो होगा ही। जहां 35 करोड़ जनसंख्या थी आजादी के समय में, आज कितना है, 140 करोड़ जनसंख्या है। तब तो भैया दिक्कत है कि नहीं, बहुत दिक्कत है। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और इन लोगों ने आय को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। और यही सब के कारण, जनसंख्या और बढ़ाव के कारण और काम कम मिलने के कारण असफलता पे असफलता मिलते गई, जिसके कारण निर्धनता बढ़ते गया। कमाई खत्म, रोजगार खत्म, अनाज खत्म, अनाज लगाना खत्म। जो कोशिश कर रहे हो जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आ रहा है, सारे मोर्चे पर असफल हो रहे हो, सफलता मिल नहीं रही है। तो बताओ यहाँ पर गरीबी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जरूर बढ़ेगी। अरे खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं रहेगा तो सब चीज बढ़ जाएगा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, मतलब उत्पन्न हुआ। लेकिन उनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा, हरियाणा और पंजाब तक, हैदराबाद तक बस। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सका। रोजगार तो हुआ, लेकिन हर किसी के लिए उसका इस्तेमाल, मतलब हर किसी के लिए नहीं हुआ। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग जितने भी थे, जिसमें से रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक जो घर बनाने में मजदूर होते हैं, घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने लगे। और जो भी लोग थे वे क्या करते थे, रिक्शा चलाते थे, दुकान में रहते थे, गृह जब घर बनता था वहां पर काम करेंगे, घरेलू घर में नौकर रहेंगे, ऐसे काम करना चालू कर दिए ये लोग। अनियमित और
कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते। पैसा नहीं रहेगा तो महंगे मकान में कहाँ रहोगे। वे शहरों से बाहर झुकी बस्तियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, एक मुख्य रूप से जो ग्रामीण घटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बनी रही। जिस तरह गांव में बेरोजगारी, उस तरह शहरों में ही बेरोजगारी। गांव में अनपढ़ की बेरोजगारी, शहरों में पढ़े लिखों की बेरोजगारी। कहीं बदलाव नहीं हुआ, हर जगह पर वही सिस्टम चल रहा है जो हमेशा चलते रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे कि आगे देख लो, उच्च निर्धनता दर, जिसमें बहुत ऊंचे तहत पर चला गया था। दर की एक विशेषता आय सामान्यतः रही है। इसका एक प्रमुख कारण भी है और है अन्य संसाधनों का असामान्य वितरण। हर संसाधन का एक बराबर बंटवारा नहीं हो पाता था। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सकते हैं और नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे मुख्य नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया है। मतलब हर प्रकार से उसको अपने से ज्यादा, मतलब कितना बेहतर हो सके वैसे अनुसार से काम किया है। लेकिन जो जितना जुनून रहेगा उतना ही काम करेगा, ज्यादा काम नहीं कर सकता है। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। भारत में भूमि की कमी, जमीन की कमी, समझ लो इतना बड़ा जमीन का क्षेत्र है फिर भी जमीन की कमी। इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता है। और इसकी नीति ठीक कर दिया जाए तो करोड़ों लोगों की जीवन सुधर सकता है। आज जितना जमीन निजामों के पास पड़ा हुआ है, वो जमीन निजामों का कहाँ है। निजाम का जमीन सारा हड़प लेना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए, सीधा बात। निजाम हमारे देश के नहीं है, मुसलमान हमारे देश के नहीं है, इसलिए उनका कुछ नहीं है। लेकिन जब हमारी देश की आजादी हुई तो उसमें हर मुसलमान भी अपना आहुति दिया। इसके लिए जो लोग हमारे लिए आहुति दिए हैं उनके लिए हमारे हिंदुस्तान में जगह है। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहते हुए भी गद्दारी करते हैं उनके लिए नहीं है। ये मानना है एक तरह से, लेकिन ये ऐसे भी सत्य नहीं है जितना होना चाहिए। कुछ है जिसको हम आर्थिक, जब आप लोकतंत्र पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा, पॉलिटिक्स में। अनेक अन्य सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारक भी निर्धनता के कारण उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयामों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। और जो भी लोग हैं वे सामाजिक दायित्व में ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान में ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए, उसको खरीदने के लिए धनराशि की जरूरत होती है। क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं, वे इन्हीं के लिए कर्ज लेते हैं, अपने खेती बाड़ी के लिए। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थ के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं, मतलब वो ऋण चुका नहीं पाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। और इसी कारणवश बहुत लोग गरीब हैं, और गरीबी का कारण भी यही है, कर्ज, पैसा। पहले के जमाने में जो लोग कर्ज ले लेते थे, लेकिन जब अंग्रेज विदेश में लड़ने के लिए भेजते थे, खेती बाड़ी करने के लिए भेजते थे, तो जो लोग ज्यादा कर्ज लिए होते थे ना वही भाग जाते थे। यहाँ पर मरने से अच्छा है कि वहां पर जाकर आराम से चैन से जिंदगी जिएंगे। और बहुत लोग विदेश में इसीलिए गए थे रोजगार। आज भारतीय लोग विदेश में यही लोग हैं जो भारत से गरीबी की अवस्था में भाग कर गए हैं। भारत गरीब नहीं है, अपना देश गरीब थोड़े है। और गरीबे रहता तो
इतना लुटेरे हमारे देश में क्यों आते हैं? नहीं आते ना। निर्धनता निरोधी उपाय, निर्धनता को खत्म करने का क्या उपाय है? निर्धनता अनमूल्य भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों जैसे में आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर। आर्थिक समृद्धि, हर किसी को आर्थिक तौर से मजबूत करो और उसे शिक्षा दो कि वो निर्धन रेखा से ऊपर लेके ले। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी 30 वर्षों तक। निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई और गरीबी में भी कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही और आर्थिक समृद्धि दर जो था विश्व में सबसे अधिक रहा। अब क्यों रहा? समृद्धि दर धीरे धीरे बढ़ते थे। समृद्धि दर 1970 के दशक के भी करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 80 और 90 में 6% के करीब पहुंच गया। मतलब उसके बाद से रोजगार वगैरह सब मिलना, काम वगैरह सब, फैक्ट्री वगैरह लगना सब चालू हो गया था। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और विकास का एक महत्वपूर्ण दर जो था वो काम किया किस चीज की? एक निर्धनता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भी। इसलिए यह स्पष्ट हो जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि, किसी को नौकरी दे दो, शिक्षा दे दो, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। अब आर्थिक समृद्धि हर किसी को चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए, नौकरी हर किसी को चाहिए, आय हर किसी को चाहिए। अब वही कारण है गरीबी निर्धनता को खत्म करने का। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है और हर किसी को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन तब भी निर्धन लोग उतना लाभ नहीं उठा सकते जितना उनको मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में, खेतीबाड़ी में समृद्धि अपेक्षा बढ़ना, उसका खेतीबाड़ी बहुत कम रही। खेतीबाड़ी में भी अनाज उतना नहीं होता था, लेकिन 2014-15 2000 के बाद से हाइब्रिड जब आया है तो बहुत ज्यादा खेती में प्रभाव दिखा। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। निर्धन लोगों का बड़ा भाग हमेशा गांव में दिखेगा और गांव में शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। गांव में कोई कम लोग थोड़े रहता है, बहुत लोग रहता है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है और ऐसी ही परिस्थिति में निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। जैसे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, जिसको बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा करने के लिए हर गांव के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। मनरेगा इसीलिए निकला था, आज भी मनरेगा चलता है। मनरेगा के वजह से बहुत लोगों को रोजगार भी मिला है, बहुत लोगों को मिला है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सीधा समझो, इसका उद्देश्य था सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा
वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसे समस्याओं से बचा जा सके, हर चीज से बचा जा सके। इस प्रभाव के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। 1/3, 4 में से 1/3 किसके लिए? महिलाओं के लिए सुरक्षित रख दिया गया, आरक्षित रख दिया गया उसको। आज भी बहुत सारा पोस्ट है जिस पर महिलाओं को ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कितना? 478 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार मिला है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% है। औसतन रोजगार जो है वर्ष 2006 या 7 में 65 रुपए से बढ़कर 132 रुपए वर्ष 2013-14 में कर दिया गया। 132 रुपया। हमारा जब घर बनता था 2007 में, उस समय 50 रुपए मजदूरी था लेबर लोग का, 45 रुपए लेबर का, 50 रुपए मजदूरी मिस्त्री का। समझ लो कितना उस समय पैसा कम होता था। उससे ज्यादा कोई देता ही नहीं था, और हम लोग भी कहां से देंगे? हम लोग को मिलेगा तभी न देंगे। 2007-8 की बात बता रहा हूं मैं। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। हर राज्य में अलग अलग मजदूरी दर लगा दिया जाता है, शहरों में अलग, गांवों में अलग। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए 281 रुपया। उसके बाद में आ जाओ 178 प्रतिदिन बिहार झारखंड के मजदूरों के लिए, मतलब बिहार के मजदूर झारखंड के मजदूर कम काम करते हैं, इसलिए उनको 178 रुपया। ये तो नाइंसाफी है भाई। देना है तो बराबरी का दो, नहीं तो न दो। भिखार नहीं है कि हम मांग रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई मांग रहे हैं, फोकट की नहीं मांग रहे हैं। ऐसा जज्बा होना चाहिए हर किसी के अंदर। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तहत राज्य सरकार भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी, और हर राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना की गई है। हर राज्य में है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें नहीं हो। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर विदेशक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। अगर उसको रोजगार नहीं दे रहे हो तो दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा, जिसको पैसा सरकार को देना होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। काम करो, अनाज ले जाओ। कार्यक्रम है जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। उसका नाम आपको नेट से निकालना पड़ेगा, हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, उतना याद भी नहीं है। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, जो काम करने के लिए है, उनके लिए यह अच्छा है। इसका कार्यान्वयन 70% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है, और राज्य को खनन निशुल्क मतलब बिना पैसा का उपलब्ध कराया जा रहा भी है। एक बार NRIGA लागू हो गया, क्या हो गया? NRIGA लागू हो गया तो काम के बदले अनाज NFWP का ये सब संस्था है, गोदाम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा, खाने की चीज को सुरक्षा कैसे मिलता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे, तो अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय
4 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा क्योंकि ये जरूरी है पढ़ना। ये इसलिए जरूरी नहीं है कि एग्जाम ही देना है, जीवन के लिए भी ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको अगले अध्याय में मतलब अगले पार्ट में ले चलता हूँ, भाग 7 में। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कमेंट करो, जो भी चाहिए कमेंट करो, नहीं समझ में आया कमेंट करो, क्यों नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करो। जो भी दिक्कत होगा यहाँ पर आपको बताया जाएगा 24 आवर के अंदर में, विद इन 24 आवर, 24 घंटा के अंदर। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।